हाय एवरीवन, सभी का वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। 6 जनवरी की क्लास आज शनिवार की, थोड़ा आराम से कर रहे हैं लेट, और कवर करेंगे फर्स्ट एडिटोरियल को। ये फर्स्ट है या सेकंड है द हिंदू का ड्रग वॉर। आर्टिकल एक बायोलॉजी बेस्ड आर्टिकल है, ह्यूमन बॉडी के ऊपर लिखा गया है और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात करता है। शायद ये टर्म आपको अभी समझ में ना आए, लेकिन ये आपकी रूटीन लाइफ से जुड़ी हुई है। अभी आप आसान भाषा में इसको समझेंगे। तो चलिए, इंटरेस्टिंग आर्टिकल और अपना छोटा सा क्विज़। जो भी इस आर्टिकल में सीखें इस क्विज़ पे अप्लाई करें। इसमें कॉम्प्रिहेंशन, बीच में वोकैब और लास्ट में ग्रामर आपको मिल जाएगी। अभी क्विज़ की टेंशन मत लो, क्लास के लास्ट में इससे निपटा जाएगा। अभी आर्टिकल पे ध्यान दो। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। जैसा कि हमने अनाउंस भी किया टेलीग्राम ग्रुप पे, होपफुली कल एक वीकली रिवीजन क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा उस क्लास को लाइव करूँ 8 बजे के आसपास शाम में। सारे वीक के सारे वोकैबलरी कॉन्सेप्ट्स, ग्रामर कॉन्सेप्ट्स आधे पौने घंटे के अंदर हम रिवाइज करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। तो लाइव रखेंगे तो कोशिश करेंगे इंटरेक्टिव हो। अगर लाइव नहीं कर पाया तो ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हो जाएगी, पर करेंगे ज़रूर। चलिए, कह रहे ड्रग वॉर। देखिए, ड्रग आप समझते हैं दवाई, और वॉर का मतलब होता है जंग। जनरली ड्रग वॉर नाम का वर्ड आप तब देखेंगे जब नशे के खिलाफ, है ना, नारकोटिक्स के खिलाफ सरकार जो है जंग छेड़ती है। हमारे देश में भी काफ़ी नारकोटिक्स आते हैं, कुछ म्यांमार से, कुछ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान रूट से। लेकिन ये ड्रग वॉर वो वाला वॉर नहीं है। ये बात कर रहा है ड्रग्स की भी वॉर चल रही है हमारी बॉडी के अंदर। इतनी ज़्यादा ड्रग्स हम ले रहे हैं कि काफ़ी सारी काम करने वाली ड्रग्स अब काम करना बंद कर चुकी हैं। कह रहे जी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज़ अ हेल्थ इशू दैट विल निगेट एडवांसेस इन मेडिसिन। कह रहे जी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है, अब ये क्या होता है? देखिए, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, किसी चीज़ के सामने टॉलरेंस, और एंटी माइक्रोबियल मतलब छोटे छोटे माइक्रोब्स का, जो आपकी बॉडी में वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, पैथोजेंस हैं, जर्म्स हैं, कीटाणु हैं। जब आप दवाइयाँ बहुत ज़्यादा ले लेते हो, खास करके एंटी बैक्टीरियल्स, तो वो एंटी बैक्टीरियल दवाइयों की इनको आदत पड़ जाती है, और फिर जब आपको दवाई की ज़रूरत होती है वो दवा आप पे काम करना बंद कर देती है। समझ पाए? रोज़ बुखार की दवाई ले रहे हो, जिस दिन बुखार हुआ उस दिन लेना है, जिस दिन बुखार नहीं हुआ उस दिन नहीं लेना है ना? जिस दिन हल्का बुखार है उस दिन नहीं लेना है। फिर होगा क्या, अगर रोज़ लोगे तो जिस दिन तेज़ बुखार होगा उस दिन वो दवाई आपके लिए काम ही नहीं करेगी। यही है अंग्रेजी में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। कह रहा है जी, ज़रूरत से ज़्यादा दवाएं लेकर के शरीर को आदी बनाने का दवाई को, कह रहा है ये जो रेजिस्टेंस है ये एक हेल्थ इशू है, एक स्वास्थ्य की समस्या है जो निगेट कर देगी, कैंसल आउट कर देगी, बैलेंस कर देगी, बराबर कर देगी उन सभी तरक्कियों को, एडवांसेस को, इम्प्रूवमेंट्स को जो मेडिसिन के फील्ड में, दवा के फील्ड में हम कर रहे हैं। तो नई दवाएं बनाई जाओ और पुरानी दवाएं आपके शरीर पे काम करना बंद कर रही हैं, क्योंकि आपने खाई बहुत है वो दवाइयाँ। तो इस वजह से आप नए एडवांसेस को बराबर कर रहे हो, निगेट कर रहे हो। मेरे ख्याल से देसी भाषा में आपको आइडिया मिल गया। अब ये जो कॉन्सेप्ट आप डिटेल में आगे अब देखेंगे। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, ये सब्जेक्ट है। इसकी वर्ब है इज़। दैट आया है हेल्थ इशू के लिए, दैट की वर्ब होगी सिंगुलर, हालांकि यहाँ पे विल लगा हुआ है तो सिंगुलर ही आएगी वर्ब। निगेट करना यानी किसी चीज़ को कैंसल आउट करना, बराबर कर देना। भाई, आपसे मैंने 100 रुपये लिए और 100 रुपये मैंने नेक्स्ट डे दे दिए, तो ये मेरा लिया और ये मेरा दिया आपस में निगेट हो गए। समझ पाया मेरी बात को? दो चीज़ों का बराबर हो जाना निगेट हो जाना कहलाता है। आगे बढ़ेंगे, सारी वोकैब देख लो इस आर्टिकल की ताकि स्मूथली इसको पढ़ सको। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @योर इंग्लिश ट्यूटर टाइप करना है। टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग, लगभग 60 से 70 घंटों में फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। UPSC के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। UPSC के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, CSET। SSC और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं,
आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। और ये अपनी वोकैब शीट है आज की। कर दूं थोड़ा सा जूम इन इसको, बच्चों के आपके कईयों के फ़ोन्स छोटे होते हैं तो दिखता नहीं है ना ठीक से। अशर इन करना, देखिए अशर मैंने आपको बता दिया कौन आदमी है। वो आदमी जो आपको मूवी हॉल में टॉर्च लेकर के आपकी सीट तक बिठा के आता है। किसी अच्छे मल्टीप्लेक्स में जाओगे ना, आइनॉक्स में, पीवीआर में, तो अंधेरा रहेगा खूब, आपको एक आदमी आएगा टॉर्च लेकर के आपकी जगह तक बिठा देगा। वो आदमी आपको अशर करता है। वो अशर जो है ना, उस आदमी का नाम होता है, समझ पाए आप, उस आदमी की डेजिग्नेशन होती है। तो वो अशर इन का करने का काम होता है किसी आदमी को मूवी हॉल में लाना, अपनी सीट पे बिठाना। वहीं से फ्रेजल वर्ब बनाई गई है, किसी भी चीज़ को पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करने के लिए, सबके सामने रखने के लिए यूज़ करते हैं। अशर इन करना, ब्रिंग इन करना, इंट्रोड्यूस करना एक ही बात है। द कोल्ड वॉर अशर्ड इन अ न्यू एरा ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। कोल्ड वॉर ने अशर इन किया, इंट्रोड्यूस किया एक नए एरा को, नए युग को न्यूक्लियर वेपन्स के। अशर इन को थ्रो अप करना भी बोलते हैं, थ्रो अप। चलो कभी ब्रेक करके बताऊंगा इस वर्ड को, आज खाली इसका आइडिया ले लो हल्का सा। थ्रो अप यानी कि किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, इसका मतलब वमिट करना भी होता है। वमिट समझते हो ना, तो वमिट्स वाला मीनिंग नहीं है इसका, थ्रो अप का दूसरा मीनिंग आज आप आर्टिकल में देखेंगे। इस वर्ड को ब्रेक करके किसी दिन बताएंगे आपको। चलिए अगला वर्ड है न्यूआंस। न्यूआंस होती है बारीकी। जैसे मैं आपको हर वर्ड की बारीकी बताने की कोशिश करता हूँ, ये वर्ड किसने बनाया, अंग्रेज़ों ने क्या सोच के बनाया, इन्हीं बारीकियों को अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूआंसेस, है ना। न्यूआंस सिंगुलर, न्यूआंसेस प्लूरल। और इसी के लिए एक और वर्ड है हमारे पास अंग्रेजी में, मिन्यूशे। मिन्यूशिया बोलते हैं सिंगुलर और मिन्यूशे बोलते हैं प्लूरल में, है ना। इसके आगे अगर ई लगा दूंगा, वो फॉर्मूले वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ भी लगेगा। ई लगा करके इस वर्ड को प्लूरल बनाया जाता है। तो मिनिशा या मिनिशे, माइन्यूट डिटेल्स, छोटी छोटी माइनर डिटेल्स या बारीकियों को बोलते हैं। आप इस वर्ड को आर्टिकल में देखेंगे। अ गुड टीचर शुड नो द न्यूआंसेस और मिन्यूशे ऑफ हिज सब्जेक्ट। एक अच्छे टीचर को न्यूआंसेस, मिन्यूशे यानी बारीकियां पता होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट की। चलिए अगला वर्ड है अपना रीइंफोर्स करना। देखिए फोर्स यानी दबाव, एनफोर्स यानी दबाव डालना, और री मतलब बार बार डालना। किसी चीज़ पे अगर बार बार दबाव डाल रहे हैं, किसी चीज़ को बार बार पुश कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है जी, आप उसके सपोर्ट में खड़े हैं। किसी चीज़ को सपोर्ट करना और स्ट्रॉन्ग बनाना, आप उस चीज़ को बार बार इन्फोर्स कर रहे हैं, बार बार फोर्स कर रहे हैं ना, उसको मजबूत बना रहे हैं, वहीं से वर्ड बनाया गया। तो ये रीइंफोर्स वर्ड आज से 2-3 दिन पहले आया था क्लास में। आज आया इसका सिनोनिम फोर्टिफाई। फोर्ट मतलब किला, किले का काम होता है मजबूती देना राजा के महल को। फोर्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को मजबूत बनाना। जैसे राजा अपने महल के चारों तरफ किला बना करके अपने राज्य को, अपने महल को, अपने एरिया को मजबूत करता है, स्ट्रेंथन करता है। सेक्सिस्ट जोक्स टेंड टू रीइंफोर्स जेंडर बायसेस। सेक्सिस्ट जोक्स जो होते हैं, सेक्सिस्ट जोक्स का मतलब क्या होता है, ऐसे जोक्स जो किसी सेक्स के खिलाफ हो, जेंडर के खिलाफ हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, औरतें ड्राइव नहीं कर सकती, बहुत सारे जोक्स आपको मिलेंगे। तो ये एक सेक्सिस्ट जोक है, पूरी फीमेल जो है स्पीसीज़ को, ह्यूमन फीमेल स्पीसीज़ को स्टिग्मेटाइज करता है। तो इस तरह के जोक जो हैं हमेशा रीइंफोर्स करेंगे, फोर्टिफाई करेंगे, मजबूत करेंगे जेंडर को लेकर के होने वाले बायसेस को, लिंग को लेकर के होने वाले भेदभावों को। भेदभाव इसी से समाज में पैदा होते हैं, जोक्स की फॉर्म में शुरू होते हैं और बाद में फोर्टिफाई हो जाते हैं। चलिए एक और वर्ड है हस्बेंड्री, सबको पता होना चाहिए। देखिए हस्बैंड का मतलब है पति, है ना, हस्बैंड, लेकिन उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। हस्बेंड्री और एनिमल हस्बेंड्री इसका पूरा नाम होता है इस वर्ड का। इसका मतलब होता है खेती और पशुपालन। छोटा सा खेत है, वहाँ पे आपने 2 भैंसें रखी हुई हैं, 4 बकरियाँ हैं, 10-5 मुर्गियाँ हैं, है ना, एक मछली वाला आपने तालाब बना रखा है। तो ये जो पूरी प्रैक्टिस होती है, कल्टिवेटिंग लैंड एंड रेजिंग एनिमल्स साइमल्टेनियसली, दिस इज कॉल्ड इन इंग्लिश एनिमल हस्बेंड्री। हस्बेंड्री और एनिमल हस्बेंड्री इज द प्राइमरी लाइवलीहुड। खेती और पशुपालन मुख्य लाइवलीहुड है, रोजगार है, फॉर पीपल लिविंग इन हार्श क्लाइमेट्स, उन लोगों का जो हार्श क्लाइमेट्स में रहते हैं, जो बहुत ही कड़े वातावरण में रहते हैं। चलिए लास्ट वर्ड आज का, कोमॉर्बिडिटी।
देखिए, मॉर्बिड का मतलब होता है बीमार, मॉर्बिडिटी का मतलब होता है बीमारी, कोमॉर्बिडिटी का मतलब है मल्टीपल बीमारियां एक साथ, मल्टीपल बीमारियां, एक सेकेंड, मल्टीपल बीमारियां एक साथ, शुगर भी है साथ में, डायबिटीज़ भी है साथ में, ब्लड प्रेशर भी है साथ में, हार्ट डिसीज़ भी है। तो ये जो स्टेट होती है ना, इसको बोलते हैं कोमॉर्बिडिटी, को एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर डिसीजेस इन अ ह्यूमन बॉडी। People with comorbidities such as diabetes and BP blood pressure should get vaccinated first। ऐसे लोग जिनको कई बीमारियां एक साथ हैं, जैसे कि जिनको डायबिटीज़ और बीपी की समस्या है, इन लोगों को सबसे पहले वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। अब ये जो मॉर्बिड वर्ड है, मॉर्बिड समझ गए आप? मॉर्बिड मतलब बीमार, मॉर्बिडिटी मतलब बीमारी। तो मॉर्बिड मॉर्बिडिटी वर्ड को आप आर्टिकल में देखेंगे। ये को वाला तो मैंने आपको बता दिया साथ में, ये वर्ड आप को मॉर्बिडिटी जो है अक्सर कई बार ये भी देखते हो। चलो अब आर्टिकल पे आ जाओ, एक समरी ले लें, आप पता लगे आपको किस बारे में लिखा हुआ है। और समरी ये है, आपने एक दवा का नाम सुना होगा अजिथ्रोमाइसिन। बहुत लोग जो है हल्का फुल्का बुखार जुकाम होने पे खा लेते हैं। अब बहुत लोगों को क्या बताऊँ, मैं भी खा लेता हूँ, बहुत बार खा चुका हूँ, है ना। घर वाले खिला देते हैं ज़बरदस्ती। अमोक्सिसिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ये सब एंटीबायोटिक्स हैं। इनका काम पता क्या है? जब आपकी बॉडी में बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाएं, उनको मारना। तो डॉक्टर पहले आपका टेस्ट करे और देखे कौन सा बैक्टीरिया आपकी बॉडी में है, गले में है, नाक में है, फिर उसके बाद आपको सही मेडिसिन दे तो ये मेडिसिन करती है काम। लेकिन लोग क्या करते हैं, गला खराब होने पे डॉक्सीसाइक्लिन या अजिथ्रोमाइसिन ले लेते हैं, और इससे होता क्या है, आपके बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया हैं छोटे छोटे, वो ये दवा खा करके हट्टे कट्टे होने लग जाते हैं। पहले तो उनके लिए पॉइजन है, लेकिन धीरे धीरे करके आपकी बॉडी में जो बैक्टीरिया रहने लगते हैं, उनके लिए ये दवाई जो है खुराक का काम करती है। फिर एक ऐसा वक्त आता है जब आपको रियल में इस दवाई की ज़रूरत होती है, लेकिन उस दिन उस दवा का आपके शरीर पे असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हर बार जुकाम होने पे आपने पहले ही अजिथ्रोमाइसिन खा रखी है। और इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। दवाओं को इतना खा लेना कि उनकी वक्त पड़ने पे बॉडी पे कोई असर ही ना हो। तो ये जो एक बड़ा गंभीर इशू है भारत जैसे देश में, जहाँ पे OTC, ओवर द काउंटर मेडिसिन, बड़ी इजीली मिल जाती हैं। जा खड़े हो जाओ आप, 5-10 रुपए की दवाइयाँ ले आओ, है ना। कोई भी आपको एंटीबायोटिक दे देगा 5 रुपए का। बाहर की कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है। तो हमारा आर्टिकल कह रहा है कि एक बड़ा हेल्थ इशू है, 10-20 सालों में बहुत बुरे से पूरी पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगा, और इसके लिए सरकार को कुछ नए रूल्स बनाने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। टोन है कंसर्न और साथ में साइंटिफिक, अपनी चिंता को बता रहा है और साइंस को इन्वॉल्व करते हुए आर्टिकल को लिखा गया है। कह रहा है जी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बट टेकिंग दिस एडिश टू द एक्सट्रीम इन द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन माइट obnubilate द वेरी पर्पज ऑफ ट्रीटिंग पेशेंट्स टू रिकवरी। प्रिवेंशन जो है, एहतियात जो है, वो हमेशा क्योर से, इलाज से अच्छी होती है। ये बात तो आप समझते ही है ना। गलत खाओगे, बीमार होगे, फिर दवाई खाओगे, उससे अच्छा गलत ही मत खाओ। तो प्रिवेंशन हमेशा क्योर से यानी इलाज से अच्छी होती है, एहतियाती बरतनी चाहिए। कह रहा है लेकिन इस एडिज को टेक करना, एडिज मतलब प्रोवर्ब, मुहावरा, सेइंग, लोकोक्ति। कह रहा है लेकिन इस मुहावरे को, इस बात को टेक करना, एक्सट्रीम तक ले जाना बहुत आगे, और कहाँ पे? मेडिसिन की प्रैक्टिस में या चिकित्सा के, हेल्थ के फील्ड में। कह रहा है ये जो चीज़ है ना, इस मुहावरे को आगे ले जाने की, कह रहा है ये हो सकता है ऑब्न्यूबुलेट कर दे, हो सकता है ये चीज़ और ज़्यादा अनक्लियर बना दे। और किसको ये ऑब्न्यूबुलेट करते हैं और ज़्यादा धुंधला बनाते हैं? उसी वेरी पर्पज़ को ऑफ ट्रीटिंग पेशेंट्स टू रिकवरी, जो है पेशेंट्स को रिकवरी तक ट्रीट करने का। हमारा पर्पज़ क्या है दवाई देने का? पेशेंट रिकवर हो जाए। लेकिन दवाई पहले ही दे दो, बीमार होने से पहले ही प्रिवेंशन के लिए, तो आपका पर्पज़ ही ख़राब हो जाएगा। और फिर क्या करते हैं ये? कह रहा है एंड इवन टर्न आउट टू बी काउंटर प्रोडक्टिव। ये टर्न आउट होते हैं, निकल करके आते हैं, प्रूव होते हैं काउंटर प्रोडक्टिव, यानी कि नुकसानदेह, ऐसा समझ लो। प्रोडक्टिव मतलब काम का, काउंटर प्रोडक्टिव मतलब हार्मफुल। समझ पाए सेंटेंस? प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये हो गई मुहावरा। लेकिन इस मुहावरे को अगर आप बहुत आगे तक खींच के ले जाएं, एक्सट्रीम लेवल तक,
दवाई के फील्ड में, तो सारा पर्पज़ ही धुंधला हो जाएगा दवाई बनाने का और पेशेंट को देने का। और यहाँ तक कि ये मुहावरा उस दवा को पेशेंट के लिए नुकसानदेह भी बना सकता है। चलिए, टेकिंग जो है जीरंट, इसकी वर्ब है माइट ऑब्न्यूबुलेट और दूसरी वर्ब है माइट टर्न आउट। ठीक है, टर्न आउट करना, किसी चीज़ का निकल करके आना, प्रूव होना। अब ये ऑब्न्यूबुलेट होता क्या है, ब्रेक करके समझाएंगे, ऐसे कैसे याद करोगे आप। ऑब्न्यूबुलेट मैंने आपको बता दिया, चीज़ों को धुंधला बनाना। ये वर्ड बना है नेबुला से। आप 2017 या 17 का इनफैक्ट एसएससी का पेपर निकालना, प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स के अंदर आपको और मेंस के अंदर भी इनफैक्ट, प्रीलिम्स में नेबुला, मेंस में नेबुलस वर्ड मिलेगा। ये वर्ड जो है ना, ये वही वर्ड्स हैं जो कभी किसी एग्ज़ाम में आप देखते आए हो या देखोगे आगे। नेबुला का मतलब होता है जी क्लाउड, क्लाउड या अनक्लैरिटी। समझ पाए, बादल भी तो अनक्लैरिटी होता है। जब क्लाउड है तो आप ऊपर देख नहीं पाओगे आसमान में क्या चल रहा है, और किसी चीज़ के चारों तरफ अगर क्लाउड्स हो, अनक्लैरिटी हो, सफाई ना हो, तो भी आप उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। और नेबुलस का मतलब होता है क्लाउडी या अनक्लियर, क्लाउडी या अनक्लियर। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई तो आप बोल दो ये नेबुलस सी बात है, क्लियर बात नहीं है। अगर आसमान पे बादल है, आप आसमान देख नहीं पा रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं द स्काई इज़ नेबुलस टुडे। अब वहीं से आपने ऑब्न्यूबुलेट नाम का वर्ड बनाया है, नेबुला को इंट्रोड्यूस करना किसी चीज़ में, किसी चीज़ में अनक्लैरिटी को, कन्फ्यूजन को, क्लाउड को या ऑब्सक्योरिटी को लेकर के आना। तो यहाँ से ये वर्ड बना है ऑब्न्यूबुलेट, समझ पाए, धुंधला बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन द केस ऑफ प्रोफिलैक्टिक यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स द रिजल्टेंट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और AMR विल बी डेडली। कह रहा है अगर बात करें प्रोफिलैक्टिक यूज़ की, अब ये क्या होता है प्रोफिलैक्टिक यूज़, हर आदमी को पता होना चाहिए। प्रोफिलैक्टिव का मतलब होता है प्रिवेंटिव। आपको लग रहा है गले में खराश हो रही है तो मुझे जुकाम हो सकता है या बुखार हो सकता है या कफ हो सकता है, तो आपने दवाई खा ली कफ की, फटाफट से खांसी की दवाई खा ली, तो ये आपने प्रोफिलैक्टिव यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है मेडिसिन का। अभी खांसी हुई नहीं थी आपको, हल्का फुल्का फील हुआ है आपको। तो कह रहे हैं जी जो प्रोफिलैक्टिव यूज़ है, और किसका, एंटीबायोटिक्स का, ये जो मैंने नाम बताया आपको, ये सब एजिथ्रो वेजिथ्रो, कह रहे हैं जी इसके अगर केस की बात करें तो इससे होने वाली जो AMR है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, वो डेडली होगी, वो बड़ी ही घातक होगी। समझ गए, प्रोफिलैक्टिक वर्ड समझ में आ गया होगा। मेडिसिनल वर्ड है लेकिन सबको पता होना चाहिए, वर्ड बड़ा कॉमन सा वर्ड है। इसका बिल्कुल उल्टा होता है प्रोफिलैक्टिव का, यहाँ लिख देता हूँ, एंटोनिम होता है क्यूरेटिव। क्यूरेटिव तब होती है जब आप चीज़ें, रोग हो गया, डॉक्टर ने आपको दवाई लिख करके दी है, तो आप क्योर कर रहे हैं, अपना इलाज कर रहे हैं। प्रोफिलैक्टिव बीमारी होने से पहले, क्यूरेटिव बीमारी होने के बाद। कह रहा द फर्स्ट मल्टी सेंटरिंग पॉइंट प्रेवलेंस सर्वे ऑफ एंटीबायोटिक यूज एट 20 NAC NET sites India 2022 conducted by National Center for Disease Control under the Health Ministry has thrown up startling statistics। कह रहा पहला ये बड़े से नाम वाला जो सर्वे हुआ, हरे रंग का, ये पूरा देखा नाम आपने। कह रहा ये बड़े से नाम वाला जो पहला सर्वे हुआ है, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके कंडक्ट करवाया गया है, एडजेक्टिव है यहाँ पे कंडक्टेड, ये वो सर्वे है जिसको कंडक्ट करवाया गया है। और किसके द्वारा, भारत सरकार की एजेंसी NCDC के द्वारा, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल के द्वारा। और ये एजेंसी किसके अंडर में आती है, स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर में आती है, हेल्थ मिनिस्ट्री के। कह रहा है इस सर्वे ने ना, जो ऐसे ऐसे करवाया गया है इतनी सारी एजेंसियों के द्वारा, कह रहा है इसने थ्रो अप किया है, अशर इन किया है, इंट्रोड्यूस किया है, ब्रिंग इन किया है ऐसे आंकड़े, ऐसे स्टैटिस्टिक्स जो स्टार्टलिंग है, जो हैरान करने वाले हैं, जो है वरीसम है। स्टार्टलिंग यानी आपको एकदम हिला के रखते, झटका देने वाले हैं। कह रहा है जी बट मोर इम्पोर्टेंटली एग्जामिनिंग द मिनिशे इटैलिसाइसिस की इश्यूज दैट हैव बीन फ्लैग्ड बाय एक्सपर्ट्स फॉर ईयर्स नाउ। कह रहे इससे भी लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप एग्जामिन करें इस सर्वे के मिन्यूशे को, अब मिन्यूशे क्या है, माइनर डिटेल्स, हेयर एंड देयर, आप हर लाइन को पढ़ें और छोटी छोटी डिटेल्स को समझें। कह रहे अगर आप ये, इस सर्वे ने तो बहुत
अच्छी अच्छी चीज़ें हमें बताई हैं। कह रहा है लेकिन आप अंदर घुस जाए ना इस सर्वे के, तो आप जो एग्जामिन करेंगे तो वो चीज़ इटैलिसाइज करेगी। इटैलिसाइज करना, किसी चीज़ को हाईलाइट करना, उसको इटैलिक वर्ड्स में, इटैलिक जो है फॉन्ट में चेंज करके। जैसे ये वर्ड देख रहे हो मैंने इटैलिक कर रखा है, ये आसपास के वर्ड सारे सीधे हैं, ये जो है इटैलिक है। तो इटैलिक करके मैंने आपका ध्यान खींचा इस वर्ड की तरफ। अंग्रेजी में इसी काम को बोलते हैं इटैलिसाइज करना, किसी चीज़ को हाईलाइट करना। तो करे जी अगर बारीकी में जाएंगे तो वो हाईलाइट करेगी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों को, और ये वही मुद्दे हैं जिनको फ्लैग किया गया है, इंडिकेट किया गया है एक्सपर्ट्स के द्वारा कई सालों से, फॉर ईयर्स। सर्वे की वर्ब है हैज़ थ्रोन अप, थ्रो अप करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है थ्रोन अप, है ना, हैज़ के बाद इंट्रोड्यूस करना। एग्जामिनिंग जीरेंड है, इसकी वर्ब है इटैलिसाइजेस, इटैलिसाइज, हाईलाइट किसी चीज़ को, ठीक है ना, सबके सामने लाना। मिनिशा, अगर मैं इसके आगे का ई निकाल दूं तो ये हो जाएगा सिंगुलर। वही फॉर्मूला वाला केस नहीं होता, फॉर्मूला सिंगुलर, फॉर्मूले प्लूरल, वैसे मिनिशा सिंगुलर और मिनिशे प्लूरल। कह रहे जी ओवर 70% ऑफ द पेशेंट्स इन टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स अक्रॉस 15 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज वर प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स। 70% जो हॉस्पिटल्स पेशेंट्स हैं टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में, टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स कौन से होते हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। तो भारत के 15 राज्यों में 70% पेशेंट जो हैं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के, और 2 यूनियन टेरिटरीज में उनको प्रिस्क्राइब किया गया था, उनको दिया गया था या सजेस्ट किया गया था एंटीबायोटिक्स, ये सभी दवाइयाँ। कह रहा है ओवर 50% ऑफ एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब्ड हैव द पोटेंशियल ऑफ टू कॉज AMR। और कह रहा है जी 50% एंटीबायोटिक्स जो प्रिस्क्राइब किए गए थे उनसे AMR नाम की बीमारी होती है। बीमारी तो क्या है, ये कंडीशन है। एंटीबायोटिक्स अगर 10, 20, 50 बार ले लिया 2-3 साल में, तो फिर आपकी 7 पीढ़ियों तक वो एंटीबायोटिक आपकी बॉडी में, आपके बच्चों की, पोते पड़पोतों की बॉडी में असर नहीं करेगा। सच है ये बात, बहुत गंभीर बात है ये आनुवांशिक भी है। आपके AMR हुआ तो बस देख लो पूरी आपकी फैमिली के अंदर ही वो दवाई काम करना बंद कर देगी। 17% जो पेशेंट्स हैं इनकी वर्ब है वर प्रिस्क्राइब्ड, पैसिव वॉइस में। प्रिस्क्राइब करना यानी किसी को, है ना, सजेस्ट करना। 50% एंटीबायोटिक्स की वर्ब है हैव। अच्छा ये 50%, 70% की वर्ब क्या प्लूरल ही होगी या सिंगुलर होगी? देखो 70% की वर्ब यहाँ प्लूरल है, 50% की वर्ब भी यहाँ प्लूरल है। तो परसेंटेज में कौन सी कट ऑफ होती है जिसके बाद वर्ब प्लूरल होती है और उससे पहले सिंगुलर होती है? सब बच्चों को आना चाहिए कॉन्सेप्ट। ऐसा ही होता है ना, 10% तक तो सिंगुलर रखते हैं, 10% से ऊपर हो जाए तो प्लूरल वर्ब रखते हैं, ऐसा ही होता है ना। ध्यान से समझो इसको, परसेंटेज की खुद की कोई वर्ब नहीं होती। वर्ब होती है परसेंटेज, जो भी आया है 1% के 100%, उसके बाद रखे हुए, ऑफ के बाद रखे हुए नाउन की। यहाँ पे नाउन है पेशेंट्स, इसलिए वर्ब है प्लूरल। यहाँ पे परसेंटेज के बाद में, ऑफ के बाद में नाउन है एंटीबायोटिक्स, इसलिए वर्ब है प्लूरल। तो परसेंटेज को वर्ब कभी नहीं देनी है, चाहे 1% हो चाहे 1000% हो, हमेशा वर्ब देनी है आपको नाउन को, जो परसेंटेज के बाद लिखा होता है। वो नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, काउंटेबल प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी। कह रहा जी बट द मोस्ट क्रूशियल रिवील वॉज दैट 55% ऑफ द पेशेंट्स सर्वेड वर प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स एज प्रोफिलैक्सिस। कह रहा लेकिन ज़्यादा क्रूशियल रिवील जो था, ज़्यादा गंभीर खुलासा जो था, वो इस सर्वे का ये था कि 55% पेशेंट्स जिनको सर्वे किया गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है एडजेक्टिव पेशेंट्स के लिए, कह रहे उनको प्रिस्क्राइब किया गया था, पैसिव वॉइस लगा करके उनको पर्ची पे लिख के दिया गया था ऐसे एंटीबायोटिक्स जो प्रोफिलैक्सिस की तरह थे, जो प्रिवेंटिव की तरह थे, एहतियात के तौर पे थे, और एज ए प्रिवेंटिव। ओनली 45% वर प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स टू एक्चुअली ट्रीट इन्फेक्शंस। महज 45% लोगों को ही एंटीबायोटिक्स दिए गए थे किसी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। तो 55 को तो इन्फेक्शन हुआ भी नहीं, डॉक्टर ने लिख करके दे दिया ये एंटीबायोटिक खा लेना, समझ पाए। 45 को तो हुआ था, चलो इनको देना भी ठीक बनता है। कह रहा है इस 45 में से भी ऑफ दिस ओनली 6% वर प्रिस्क्राइब द ड्रग्स आफ्टर आइडेंटिफाइंग द स्पेसिफिक बैक्टीरिया।
इन 45 में से भी 6% ही जो थे जो प्रिस्क्राइब किए गए थे वो दवाइयाँ, वो एंटीबायोटिक्स, जब उनकी स्पेसिफिक बैक्टीरिया जो है आइडेंटिफाई हो गया था। तो एंटीबैक्टीरियल भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, हर आदमी एजिथ्रोमाइसिन नहीं खा सकता हर बार। तो आपकी बॉडी में कौन सा बैक्टीरिया है उसके हिसाब से एंटीबायोटिक आपको देना चाहिए। तो 45 का भी 6% आप निकाल लो, लगभग 3.5%। इतने परसेंट लोगों को ही सही बैक्टीरिया की सही जो है भारत में दवाई दी जाती है। चलिए आंकड़े सेंटेंस में तो कुछ और है नहीं, 50% को ये, 55 को ये, 45 को ये और 6 को ये। सब्जेक्ट वर्ब मैच कर लेना, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। रिवील की वर्ब है वॉज, 55% की वर्ब है वर, लेकिन ये परसेंटेज की वर्ब नहीं है, ये पेशेंट्स की वर्ब है, जैसा कि अभी आपको बताया था ऑफ के बाद रखे हुए नाउन की। वैसे 45% यहाँ पेशेंट्स अंडरस्टूड है, इसीलिए वर्ब को वर रखा गया प्लूरल में। पैसिव वॉइस है वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर प्रिस्क्राइब्ड, इनको प्रिस्क्राइब किया गया था, और 6% वर प्रिस्क्राइब्ड। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे। कह रहे जी AMR अकर्स व्हेन पैथोजेंस इवॉल्व fortifying themselves against drugs and stop responding to antimicrobial drugs। कह रहा है ये AMR नाम की जो कंडीशन है ये तभी होती है जब बॉडी में रहने वाले कीटाणु, जीवाणु, पैथोजेंस, बैक्टीरिया या वायरसेस वो इवॉल्व कर जाते हैं, वो विकसित हो जाते हैं, डेवलप करने लगते हैं। और कैसे करते हैं डेवलप भाई? फोर्टिफाई करते हुए, मजबूत करते हुए, री इन्फोर्स करते हुए अपने आप को इन दवाओं के सामने, ड्रग्स के सामने जो आप दिन रात ले रहे हैं। और फिर ये क्या करते हैं? एक तो इवॉल्व करते हैं, दूसरा ये स्टॉप कर देते हैं, बंद कर देते हैं रिस्पॉन्ड करना, प्रतिक्रिया देना एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के सामने, ऐसी दवाइयों के सामने जो माइक्रोब्स को ट्रीट करने के काम आती हैं। समझ गए ना? AMR की वर्ब है अकर्स। पैथोजन मैंने आपको बता दिया, बैक्टीरिया, वायरसेस को बोलते हैं, इनकी वर्ब है इवॉल्व। फोर्टिफाई करना, मजबूत बनाना। जब ये इवॉल्व करते हैं, डेवलप करते हैं, तब ये अपने आप को फोर्टिफाई कर रहे होते हैं, मजबूत बना रहे होते हैं। पैथोजेंस की दूसरी वर्ब है स्टॉप। रिस्पॉन्ड नाम की वर्ब हमेशा अपने बाद में टू लेगी जब भी आप किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं। आई विल नॉट रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन, मैं आपके क्वेश्चन की प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। आई विल नॉट रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन, ठीक है ना? टू यहाँ पे फिक्स्ड प्रेपोजिशनल फ्रेज है। चलो अब ये जो पैथोजन वर्ड है, इससे आपको कई रूट वर्ड समझाएंगे और 6, 8, 10, 15, 20 वर्ड्स आप खुद भी बनाने लगेंगे। देखिए पैथो, इस वर्ड का अंग्रेजी में मतलब होता है बीमारी या सफरिंग, परेशानी, ठीक है? और जेन वर्ड का मतलब होता है जेनेसिस, यानी कि बर्थ या बर्थ देने वाला। पैथोजेन का मतलब है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे कीटाणु या जीवाणु जो कि बीमारी को, डिसीज़ को बर्थ देते हैं। जैसे कोरोना वायरस एक पैथोजन है, जैसे राइनो वायरस जिससे जुकाम होता है वो भी एक पैथोजन है ना? तो ये बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट सब पैथोजेंस कहलाते हैं। अब ये पैथो और जेन को पकड़ लो, इससे कई सारे वर्ड्स बनेंगे। जैसे एक वर्ड बनेगा पैथो प्लस में लॉजी। लॉजी मतलब स्टडी, पैथो मतलब डिसीज़। क्या वर्ड बना ये? द स्टडी ऑफ डिसीजेज, बीमारियों की स्टडी को बोलते हैं पैथोलॉजी। और पैथोलॉजी क्यों की जाती है? ताकि बीमारियों का इलाज खोजा जाए। तो द स्टडी ऑफ ओरिजिन्स, नेचर, इफेक्ट्स एंड नेचर ऑफ डिसीजेस, सब चीज़ें इसमें देखते हैं। कौन सी बीमारी कैसे होती है, बॉडी पे क्या असर डालती है, उसको कैसे दूर किया जाएगा, ये पैथोलॉजी है। फिर एक वर्ड है एंटीजन। देखिए एंटी का मतलब है लड़ाई करने वाला, खिलाफ। जेन का मतलब है बर्थ या बर्थ देने वाला। एंटीजन वो सब्सटेंस है दैट ट्रिगर्स इम्यून रिस्पॉन्स इन बॉडी। वैक्सीन को बोलते हैं एंटीजन। वैक्सीन में जो रखा हुआ ना, जो वैक्सीन का जो सार है वो होता है एंटीजन। वो आपकी बॉडी में जाएगा और ऐसी चीज़ों को जेन करेगा, बर्थ करेगा जो वायरस से या किसी बैक्टीरिया से एंटी हो जाएंगी, उससे लड़ाई करेंगी, ठीक है? सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स अ इम्यून रिस्पॉन्स इन बॉडी, एंटीजन। फिर ऐसे एक वर्ड बनेगा साइकोपैथ। पैथ मतलब बीमार या बीमारी, साइको मतलब आपकी मानसिक स्थिति। साइकोपैथ वो आदमी है जो दिमाग से बीमार है, अब मेंटली इल पर्सन। अब ये दिमाग से बीमार होने का आदमी का मतलब ये नहीं है कोई हॉस्पिटल में होगा, ये
साइकोपैथ आपको सड़क पे मिल जाएंगे। आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग एक दूसरे को पीट रहे हैं, छोटी सी बात पे झगड़ा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। कोई आदमी बिना बात चोरी कर रहा है ना, कोई आदमी बिना बात झूठ बोलता रहता है सारा दिन। ये सब साइकोपैथ्स हैं, मेंटली इल है, इनके दिमाग में कोई ना कोई इम्बैलेंस है केमिकली। वैसे एक वर्ड होता है सोशियोपैथ। सोशियो मतलब समाज, पैथ मतलब बीमारी। सामाजिक तौर पे जो लोग बीमार हैं, ये कौन लोग होते हैं? एंटी सोशल पीपल। एंटी सोशल पीपल, जिनको दूसरे लोगों से चिढ़ होती है, किसी से बोल करके राजी नहीं है, हंस करके राजी नहीं है, हर आदमी से नफरत करते हैं, है ना, अंदर ही अंदर जो है दूसरों को परेशान करने की स्कीम बनाते रहते हैं, इनको बोलते हैं सोशियोपैथ्स। ये इंट्रोवर्ट होना अलग चीज़ है, इंट्रोवर्ट नहीं है ये। इंट्रोवर्ट आदमी वो होता है जो अपने काम से काम रखे। सोशियोपैथ तो बड़ा बदमाश आदमी होता है, समाज के अंदर उसको इम्बैलेंस लाना होता है। तो ये सारे वर्ड जो है ना ऐसे बना सकते हो, सिंपैथी, एम्पैथी, एंटीपैथी, ये सब पैथोस से बने हैं। चलिए, कह रहा है जी, ये वर्ड आपने देख लिया ना, कह रहा है वाइल इट इज़ द नेचर ऑफ पैथोजेंस टू इवॉल्व, दिस एवर इंक्रीजिंग क्राइसिस इज कॉन्स्टेंटली बीइंग एक्सैसरबेटेड बाय अनसाउंड मेडिकल एंड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस। कह रहा है जहाँ पे ये नेचर है, ये प्रकृति है पैथोजेंस की, कि वो इवॉल्व करेंगे ही करेंगे। सारे के सारे जो ये बीमारी वाले कीटाणु हैं, ये अपने आप को डेवलप करेंगे ही करेंगे, इनका नेचर है। ये इनका जो एवर इंक्रीजिंग क्राइसिस है ना, ये जो इनकी समस्या है इवॉल्व करने की, ये जो क्राइसिस है, ये लगातार क्राइसिस और ख़राब बनाया जा रहा है, इस क्राइसिस को और बढ़ाया जा रहा है ख़राब तरह की अनसाउंड मेडिकल और एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस से। मेडिकल प्रैक्टिसेस आप समझ गए, डॉक्टर की दवा व्हाट्सएप पे आई और दवाई लेके खा ली, और बीमार अभी हुए ही नहीं, पहले ही खा के बैठे हो। और एनिमल हस्बेंड्री में जानवरों को ये सारे के सारे इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि उनको कोई बीमारी ना लगे, और उनके दूध में, उनके मीट में, है ना, वो सब चीज़ें हमारे बॉडी में भी जा रही हैं। चलिए, क्राइसिस की वो है इज़ बीइंग एक्सेसरबेटेड, पैसिव वॉइस में एक्सेसरबेट करना, चीज़ों को बद से बदतर बनाना, वर्सन करना, एग्रवेट करना। कह रहा है इट इज़ प्रिसाइजली द सॉर्ट ऑफ मिसयूज एंड ओवर यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स। कह रहा है यही वो प्रिसाइजली, यही वो सटीक तौर पे उस टाइप का मिसयूज है, सॉर्ट ऑफ मिसयूज है या ओवर यूज है इन दवाइयों का, एज रिवील्ड बाय द सर्वे, जिसको सर्वे में रिवील किया गया, जिसको खुलासा किया गया, विच कॉज द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस पैथोजेंस दैट इन टर्न पॉज ग्रेट रिस्क टू लाइफ एंड एक्सेसरबेट मॉर्बिडिटी। कह रहे यही वो चीज़ है, मिसयूज या ओवर यूज, जो कॉज करता है, कारण बनता है ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस की डेवलपमेंट का। ऐसे बीमारी के कीटाणु, ऐसे बैक्टीरिया बॉडी में आ जाएंगे जिन पे दवाई असर ही नहीं करती। इसी वजह से हो रहा है, मिसयूज़ कर रहे हो आप, ओवर यूज़ कर रहे हो दवाइयों का। तो कह रहा है यही जो है ना इन दोनों चीज़ों को जन्म देता है, और ये वही जो पैथोजेंस हैं जो इन टर्न आगे जा कर के खड़ा करते हैं, पोज करते हैं बड़े जोखम को, ग्रेट रिस्क को लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए, और एक्सेसरबेट करते हैं, बद से बदतर बनाते हैं मॉर्बिडिटी को, जो आपकी बीमारियां हैं उनको। चलिए, इट की वर्ब इज प्रिसाइजली मतलब एग्जैक्टली, सटीक तौर पे। विच आया है मिसयूज और ओवर यूज़ के लिए, विच कॉज द डेवलपमेंट। ठीक है, तो मिसयूज एंड ओवर यूज प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। दैट आया है पैथोजेंस के लिए, दैट की वर्ब है पोज। इंटर्न का मतलब होता है आगे जाकर के, कॉन्सिक्वेंटली या सब्सिक्वेंटली। दैट की दूसरी वर्ब है एक्सेसरबेट। मॉर्बिडिटी, कोमॉर्बिडिटी, है ना, बीमारियां। कह रहा है जी द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WHO एस्टिमेट्स दैट बैक्टीरियल AMR was directly responsible for 1.27 मिलियन ग्लोबल डेथ्स इन 2019। कह रहा है जी WHO एस्टिमेट करता है कि ये जो AMR की कंडीशन है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, और जो सिर्फ बैक्टीरिया के सामने है, वायरस की तो बात ही नहीं है अभी, कह रहा है ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थी, सीधे तौर पे जिम्मेवार थी 12,70,000 मौतों के लिए पूरी दुनिया में 2019 में, एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू 4.95 मिलियन डेथ्स, और इसने कुल मिलाकर के 50 लाख के आसपास डेथ्स को कॉज किया। बड़े आंकड़े हैं ये, है ना। AMR invalidates the multiple gains that modern medicine has achieved over years।
AMR जो है इनवैलिडेट कर देगा, निगेट कर देगा, कैंसल आउट कर देगा, बराबर कर देगा उन सभी गेन्स को, सभी नफ़ों को, मुनाफों को जो मॉडर्न मेडिसिन ने अचीव किए हैं पिछले कुछ सालों में, ओवर ईयर्स में। अच्छा, और क्या करता है AMR? मेक्स इन्फेक्शंस हार्डर टू ट्रीट। कह रहे जी ये मेक कर देता है, बना देता है इन्फेक्शंस को ट्रीट करना और मुश्किल, हार्डर टू ट्रीट। और क्या करता है? कह रहे जी बट ऑल्सो रेंडर्स अदर मेडिकल प्रोसीजर्स एंड ट्रीटमेंट्स सच एज सर्जरी, सिजेरियन सेक्शन एंड कैंसर कीमोथेरेपी मच मोर रिस्की। और कह रहा है ना केवल ये बल्कि ये भी करता है, ये रेंडर कर देता है, अगेन बना देता है, रेंडर करना यानी बना देना, कई दूसरे मेडिकल प्रोसीजर्स और ट्रीटमेंट्स को, जैसे कि किसी की सर्जरी हो, किसी लेडी का सी सेक्शन ऑपरेशन हो चाइल्ड बर्थ के लिए, किसी कैंसर पेशेंट की जो ट्रीटमेंट हो, कीमोथेरेपी, इन सभी को भी और ज़्यादा रिस्की बना देता है। ये सब वार्न किया है WHO ने, ये सब बताया है। AMR की 3 वर्ब्स हैं, पहली है जी इनवैलिडेट्स, दूसरी है मेक्स और तीसरी है रेंडर्स। अब तीसरी के आगे इसने बट ऑल्सो लगा दिया, तो यहाँ पहले कहीं नॉट ओनली होना चाहिए था, तो यहाँ पे नॉट ओनली लगाते तो ये सही बन जाता सेंटेंस। समझ पाए ना? या तो ये बट ऑल्सो निकाल दो या फिर यहाँ नॉट ओनली लगाओ, बिना बात की पंचायती नहीं करनी है। नॉट ओनली के बिना बट ऑल्सो का इस्तेमाल करोगे तो सेंटेंस जो है इम्बैलेंस्ड हो जाएगा। तो ये WHO की स्टेटमेंट होगी, उसकी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इसने वैसी की वैसी लिख दी। चलो अब इस सेंटेंस में एक एरर और है भाई, ये तो है ही जो मैंने आपको बताई बट ऑल्सो वाली, इसके अलावा एक एरर और है, ढूंढ के बताओ। मोर रिस्की में मोर के आगे मच लगेगा, सही है क्या ये? कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या आता है? क्या लगाना चाहिए कंपैरेटिव डिग्री से पहले? मच सही होता है? अरे सही तो होता है। कंपैरेटिव डिग्री से पहले मच या फार दोनों एडवर्ब्स का ही इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा कोई एडवर्ब नहीं लगती। अगर इसकी जगह कोई और एडवर्ब लगी होती, मान लो यहाँ लिखा होता अ लॉट, यहाँ लिखा होता मैनी, तो वो गलत हो जाती। एरर ये नहीं है, एरर ये है कि मोर रिस्की नाम का वर्ड अंग्रेजी में नहीं है भाई। रिस्की, रिस्की, रिस्कियर और रिस्कीएस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर और स्मार्टेस्ट, फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट, जिन एडजेक्टिव्स की खुद की डिग्री बनी हुई हैं उनके आगे मोर क्यों लगाना? आप कभी ऐसा लिखते हो ही इज़ मोर फास्ट? मोर फास्ट नहीं होता, फास्टर। तो जिनकी खुद की एडवर्ब की डिग्री है, एडजेक्टिव की डिग्री है, तो वो यूज़ करें। मोर रिस्की से मामला गलत हो जाएगा, या मोर को निकाल दें और यहाँ लिख दें रिस्कियर। ठीक है, मच रिस्कियर बिल्कुल ठीक होगा। आगे करें, इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट एंड क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट्स हैव फॉर लॉन्ग बिन वेविंग द रेड फ्लैग। कह रहा है ये दोनों तरह के जो विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं, इन्फेक्शियस डिसीज़ वाले और क्रिटिकल केयर के एक्सपर्ट्स, लंबे वक्त से ये वेव कर रहे हैं इस रेड फ्लैग को, इस लाल झंडी को लंबे वक्त से ये हिला करके दिखा रहे हैं। और किस चीज़ को लेकर के? इसी AMR नाम की कंडीशन को लेकर के। और कैसे? कॉलिंग फॉर रैशनल प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड कर्ब्स ऑन द यूज़ ऑफ ड्रग्स टू प्रमोट ग्रोथ इन एनिमल एंड प्लांट्स। ये कॉल फॉर करते हुए, डिमांड करते हुए, डिमांड करना, कॉल फॉर करना, रैशनल प्रिस्क्रिप्शन को लॉजिकल तौर पे ही प्रिस्क्राइब करने को, एंटीबायोटिक्स को जितना ज़रूरी है उतना ही पेशेंट को लिख करके दिया जाए। और कर्ब्स की भी डिमांड कर रहे हैं, ये कंट्रोल्स की भी मांग कर रहे हैं, इस्तेमाल को लेकर के दवाओं का प्रमोट करने के लिए ग्रोथ को एनिमल्स और प्लांट्स में। जानवरों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं कि जल्दी जल्दी मोटे हो जाएं और फिर वो कटें और उनका बढ़िया सा कुछ भोजन बने। तो ये एंटी माइक्रोबियल जो इनको दिए जा रहे हैं ग्रोथ के लिए, स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं एनाबॉलिक, ये नहीं दिए जाएं। तो ये एक्सपर्ट्स का ऑलरेडी कहना है। प्लांट्स को भी लगते हैं, जो कोई वेजिटेरियन है वो मत सोचना ऐसा कि हम तो नहीं खाते। जो आप ये सब खा रहे हो ना, जनरली जो फूड ग्रेन्स है सभी के सभी जो है एंटी माइक्रोबियल से ट्रीटेड होते हैं, ऑलरेडी ट्रीट किए होते हैं। चलिए, इन सभी की एक्सपर्ट्स की जो वर्ब है वो है हैव बीन वेविंग। कह रहा है जी इट इज़ ऑल्सो क्लियर that there is an antibiotic research and development pipeline crisis and urgent measures are required to develop new drug candidates। कह रहा है ये चीज़ भी साफ है कि एक जो है ना क्राइसिस हमारे सामने आ चुका है। देयर इज़ अ क्राइसिस। और क्राइसिस किस टाइप का भाई? ये क्राइसिस है एंटीबायोटिक रिसर्च और डेवलपमेंटल पाइपलाइन का।
हमने जो एंटीबायोटिक आज से 150-200 साल पहले बनाए थे, पेनिसिलिन, आज भी वही पेनिसिलिन ले रहे हैं डॉक्सी जो है साइक्लिन में लगा करके। 200 साल पहले किसी एडवर्ड जनर ने निकाली होगी पेनिसिलिन, आज भी हम ले रहे हैं। तो एक एंटीबायोटिक रिसर्च का एक क्राइसिस आ चुका है, नए एंटीबायोटिक हम नहीं बना पा रहे। तो ये बात भी क्लियर है और कह रहे हैं अर्जेंट मेजर्स लेने की ज़रूरत है, आज भी हमें कदम उठाने की ज़रूरत है। दे आर रिक्वायर्ड कि हम डेवलप करें नए ड्रग कैंडिडेट्स को और क्या करें, एंड मोर एक्विटेबल एक्सेस टू देम, और ज़्यादा बराबरी का एक्सेस भी हो उनको, एक्विटेबल पहुंच भी हो सभी की इन नए जो है ड्रग्स की तरफ। चलिए, द रोल ऑफ डॉक्टर्स एंड द गवर्नमेंट इन रेगुलेटिंग यूज ऑफ ड्रग्स इज क्रूशियल इन दिस बैटल। जो रोल है, भूमिका है डॉक्टर्स और सरकार की रेगुलेट करने में, नियमित करने में इन दवाओं के इस्तेमाल को, वो बड़ी क्रूशियल है इस पूरी बैटल में, जंग में। कह रहा बट मोर सो द लेटर, कह रहा लेकिन और ज़्यादा है बाद वाले का, लेटर का। गवर्नमेंट का जो है लेटर कौन है, फर्स्ट तो डॉक्टर है, बाद में गवर्नमेंट है। तो कह रहे फॉर्मर का तो है ही, दोनों का ही है, लेकिन जो लेटर है उसका और भी ज़्यादा है, बट मोर सो द लेटर। कह रहे पेशेंट्स टू आर इम्पेशेंट विद द मेडिकल प्रोसेस एक्सपेक्टिंग इमीडिएट रिलीफ टू एलिमेंट्स। जो बीमारी है, बीमार हैं, पेशेंट हैं, मरीज हैं, वो भी बड़े इम्पेशेंट होते हैं, अधीर होते हैं। भाई पेशेंट तो वर्ड ही ऐसा है कि जिसमें पेशेंस हो, यानी जो मरीज है उसमें पेशेंस होना ही चाहिए, इसीलिए उसको पेशेंट बोलते हैं। कह रहे पेशेंट खुद ही बड़े इम्पेशेंट है आजकल, बड़े अधीर हैं, बड़े जो है बिना किसी पेशेंस के हैं मेडिकल प्रोसेस को लेकर के, और एक्सपेक्ट करते हैं इमीडिएट रिलीफ को किसी भी बीमारी का, एलिमेंट्स का। कह रहा है लेकिन बट मेडिकल साइंस ऑफर्स नो मैजिकल रेमेडी, लेकिन मेडिकल साइंस कोई भी जादुई छूमंतर दवा जो है, मैजिकल रेमेडी जो है आपको ऑफर नहीं करता है। रेमेडी यानी क्योर, किसी भी चीज़ का इलाज, दवाई, मैजिकल मतलब जादुई, है ना। तो कोई जादुई बीमारी का इलाज जो है मेडिकल साइंस में नहीं है। कह रहा अल्टीमेटली इट इज़ द एजेंसी विद द हैव टू डू बोथ establish systems that strictly regulate the use of antimicrobials and promote and fund research on newer antibiotics। कह रहा है जी आखिरकार ये वही एजेंसी है जिसमें हेफ्ट है, जिसमें वजन है, जिसके पास प्रभाव या इन्फ्लुएंस है कि ये कर पाएगी इन दोनों कामों को। एजेंसी की बात कर रहा है, यानी सरकार की बात कर रहा है। सरकार ही कर सकती है ये दोनों काम, जिसके पास कुछ वजन है, ताकत वाला इंसान ही इस काम को कर पाएगा। और वो दो काम कौन कौन से हैं ये इसने आगे लिख के बताए हैं। फर्स्ट काम है ऐसा सिस्टम बनाना जो कड़े तौर पे रेगुलेट करे, नियमित करे एंटीबायोटिक्स के, एंटी माइक्रोबियल्स के इस्तेमाल को। और दूसरा काम क्या करना, रिसर्च को प्रमोट और फंड करना, रिसर्च को बढ़ावा देना और पैसा देना नई दवाइयों के लिए, नए एंटीबायोटिक्स के लिए। दैट विल ड्रॉ द लाइन बिटवीन लाइफ एंड डेथ। कह रहे जी जो वही रिसर्च होगी जो ड्रॉ करेगी एक लाइन को, जो एक रेखा को खींचेगी जीवन और मौत के बीच। ठीक है, इट की वर्ब इज हेफ्ट यानी इन्फ्लुएंस, प्रभाव, दबदबा, पावर। इन्फ्लुएंस वाली एजेंसी की बात कर रहा है, यानी सरकार की बात हो रही है। दैट की वर्ब है रेगुलेट, दैट आया सिस्टम्स के लिए। और दूसरा जो है ना, दैट की वर्ब है प्रमोट एंड फंड। चलिए रैप अप करें क्लास को। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। हर आदमी को अंग्रेजी ना भी सीखनी हो तो हिंदी में पढ़ लेना चाहिए ऐसे आर्टिकल, है ना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा मैंने टेढ़ा बना के दिया है, सब लोग ट्राई देना। मैंने आपसे सिंपल भाषा में पूछा है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है AMR, जिसका पूरे आर्टिकल में आपने पढ़ा, AMR का प्राइमरी कॉन्सिक्वेंस, सबसे बड़ा नतीजा क्या होता है ह्यूमन बॉडी में। हमारा इम्यून सिस्टम वायरसेस और बैक्टीरिया के सामने कमज़ोर हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम और मजबूत हो जाता है। बहुत ज़्यादा असरदार एफिकेसी में या असर में कमी आती है इन दवाओं की ह्यूमंस के अंदर, या हमारा ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम है वो और ज़्यादा ससेप्टेबल होता है इन्फेक्शंस के सामने। सब लोग ट्राई दोगे? मैं करवा रहा हूँ इसका आंसर, खुद से सोचो। देखो जी, AMR का मतलब ये नहीं है कि आप बीमार ज़्यादा पड़ोगे। AMR का ये मतलब नहीं है कि आपकी बॉडी जो है अब उसको वायरस ज़्यादा लगेगा। AMR का मतलब है आपके अंदर का जो वायरस है या बैक्टीरिया जो है, जो दवाई जो उस पर असर करती थी वो असर करनी बंद हो गई।
तो उस एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स की एफिकेसी में डिक्रीज आ जाएगा। जिस दिन उस दवाई की आपको बहुत ज़रूरत थी उस दिन वो दवाई आपकी बॉडी में काम करना बंद कर गई। समझ गए? सी आंसर बनेगा। बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी, कुछ चेंज नहीं आएगा, बस सी वाला पोर्शन जो है यहाँ पे चेंज आ जाएगा इस वाले, है ना, एस्पेक्ट में। मैच करने कॉलम्स, पैथोलॉजी का मीनिंग पूछा आपसे, सबको आएगा। पैथो प्लस में लॉजी को बना दो, मिला के जोड़ के बनाओ। मॉर्बिडिटी मैंने आपको बता दिया, कोमॉर्बिडिटी, मॉर्बिडिटी, मिन्यूशे, है ना, ई लगाए तो प्लूरल, हटाए तो सिंगुलर। थ्रो अप करना, सिनोनिम पूछा है इस फ्रेजल वर्ब का। नेबुलस जो बना है नेबुला से, नेबुला आपको याद होगा क्लाउड को बोलते हैं, बादल को। प्रोफिलैक्टिक यूज ऑफ मेडिसिन, क्या होता है प्रोफिलैक्टिक, उसका एंटोनिम बताना है। इन दोनों लास्ट वाले वर्ड्स का एंटोनिम आपको बताना है, सिनोनिम नहीं बताना। तो मैच करो इनको अब जल्दी से, मेरा मुंह मत देखो। लास्ट में 2 एरर्स हैं। पहली एरर मिलेगी इस वर्ड की वजह से या इसके आसपास, और दूसरी एरर आपको मिलेगी चलो यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। ढूंढ के बताओ दोनों एरर्स को। 8 में से 9 में से कितने मार्क्स मिले? फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर रखे हैं, वहाँ से मैच कर लेना, अपने आंसर्स को शेयर करना, मार्क्स को। कल अपनी रिवीजन क्लास पे आपसे मुलाकात लेंगे संडे शाम में, होपफुली लाइव, होपफुली, है ना। अंटिल देन साइनिंग।